अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। स्टूडेंट्स कह रहा है कि एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों कहते हैं। आंसर इज enzymes are called biological catalysts because they speed up chemical reactions in living organisms without being consumed or altered in the process। कह रहा बच्चों, enzymes को हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि enzymes जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। लाइक कैटालिस्ट इन केमिस्ट्री enzymes। कह रहा कि लाइक जो कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट बच्चों कोई भी सब्सटेंस होता है जो क्या करे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। अब क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस टू अकर। कह रहा बच्चों के जो लाइक कैटालिस्ट एंजाइम्स क्या करते हैं, एक तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करते हैं which is required for actions to occur। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि वो एनर्जी होती है which is required for action to start या occur, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। सेकंड इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के एंड पे अनचेंज्ड रहते हैं। ये नहीं कि जब रिएक्शन हो रहा था तो खुद भी चेंज हो जाए, एज इट इज एंड में अवेलेबल होते हैं और दोबारा किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे और दोबारा रिएक्शन कंडेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर हाईली स्पेसिफिक ओनली कैटालाइजिंग स्पेसिफिक रिएक्शंस। और ये क्या होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। दिस बायोलॉजिकल कैटालिसिस इनेबल्स एंजाइम्स टू इनहांस रिएक्शन रेट मिलियन ऑफ टाइम। अच्छा, ये क्या करते हैं कि रिएक्शन का रेट जो है उसको मिलियन ऑफ टाइम ही इंक्रीज कर देते हैं। ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज इन सेल, रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज, facilitate efficient nutrient utilization। In summary, enzymes are biological catalysts due to their ability to accelerate chemical reactions in living systems without being consumed or altered, making them essential for life processes। कह रहा बच्चों, एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इसलिए कहते हैं क्यों उनकी एबिलिटी की वजह से कि वो केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कह रहा बच्चों फैक्टर्स के नाम बताएं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। आंसर इज सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज temperature. Optimal temperature range for enzyme activity. Extreme temperatures can denature enzyme। बच्चों हमने पीछे चैप्टर में भी पढ़े थे फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से थे, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर में ये बताएंगे कि जो हर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिसपे वो एंजाइम क्या करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो कैन डी नेचर एंजाइम, वो एंजाइम को डी नेचर कर देगा, ठीक है, यानी उसकी शेप को चेंज कर देगा। तो जिसकी वजह से एक्टिव साइड भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके साथ सबस्ट्रेट आगे बाइंड नहीं कर सकता और वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। सेकंड वन इज पीएच। ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर एंजाइम एक्टिविटी, चेंज इन पीएच कैन डीनेचर एंजाइम। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे वो क्या करता है, बेस्ट परफॉर्म करता है। लाइक हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी ट्रिप्सन की और पेप्सन की कि उनकी पीएच एक की 2 है, एक की 8 है। तो हर एंजाइम की इस तरह से क्या होती है कि एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे वो बेस्ट परफॉर्म करता है। चेंज इन पीएच कैन आल्सो डीनेचर एंजाइम।
Next is substrate concentration. Increasing substrate concentration can increase enzyme activity, but excessive substrate can inhibit activity. ये भी बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एंजाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक। एक्सेसिव होकर सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो वो एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा या फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग इन एंजाइम कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज रिएक्शन रेट but up to a limit, ठीक है। These factors can influence enzyme activity and understanding their effects is crucial in various fields like biochemistry, medicine and biotechnology। कह रहे बच्चों ये जो फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या इन्फ्लुएंस करते हैं और इनके जो इफेक्ट्स हैं इनको अंडरस्टैंड किस लिए ज़रूरी है। बहुत सारी फील्ड्स में हमारे हेल्पफुल हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इज एट व्हाट पीएच पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम्स एक्ट द बेस्ट। बच्चों हमने ये जो पढ़ा था टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, उसमें हमने पढ़ा था पीएच। तो पीएच में फिर हमने कहा था कि हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे वो बेस्ट परफॉर्म करता है, और उससे पीएच चेंज करेंगे हम तो वो क्या होगा कि वो एंजाइम को डीनेचर कर देता है। तो कह रहा है कि ये जो पीएच पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं ये कौन सी पीएच पे बेस्ट एक्ट करते हैं। तो उसमें हमने दो उस टॉपिक में पीएच वाले में हमने दो एंजाइम्स की इनकी एग्जांपल भी पढ़ी थी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की, कि ये इनकी पीएच कितनी है ऑप्टिमम। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच रेंजेस। कह रहा है बच्चों जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, फूड डाइजेस्ट करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच रेंजेस। लेकिन कह रहे हैं दोनों की जो ऑप्टिमम पीएच है वो डिफरेंट है। पेप्सिन acts best at pH of around 1.5 to 2.5 which is the acidic environment of stomach। अब कह रहा है जो पेप्सिन एंजाइम है ये बेस्ट वर्क करता है अराउंड pH ऑफ 1.5 to 2.5, और ये कौन सा इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट पे बेस्ट काम करता है, ठीक है। दिस एसिडिक पीएच अलाउज पेप्सिन टू डीनेचर प्रोटीन एंड ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। कह रहा है ये जो एसिडिक पीएच है ये अलाउ करता है पेप्सिन को कि प्रोटीन्स को डीनेचर करे और उनको ब्रेक डाउन कर दे स्मॉलर पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्सिन। ट्रिप एक्ट्स बेस्ट एट अ पीएच ऑफ अराउंड 7.5 to 8.5 which is the slightly alkaline environment of the small intestine। कह रहा है जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये बेस्ट एक्ट करता है अराउंड पीएच ऑफ 7.5 to 8.5, और कह रहा है ये बच्चों ये स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक इन्वायरमेंट या बेसिक पीएच पे काम करता है। दिस पीएच अलाउज ट्रिप्सिन टू ब्रेक डाउन पेप्टाइड इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 which is what happens to an enzyme when it is frozen below 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं एक एंजाइम को हम 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो पे फ्रोज कर दें तो क्या होगा। आंसर इज when an enzyme is frozen below 0 degree Celsius, its activity is typically affected in following ways। कि कह रहे अगर हम एक एंजाइम को फ्रीज कर दें 0 डिग्री सेल्सियस से लेस पे तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इन द फॉलोइंग वेज अफेक्ट होगी। फर्स्ट वन इज स्लो डाउन और halted, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस और स्टॉप ड्यू टू रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर मोशन एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग। कह रहे सबसे पहले क्या होगा कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी या स्टॉप भी हो जाएगी ड्यू टू किसकी वजह से, रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर मोशन एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रिड्यूस हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन। सम एंजाइम्स may undergo denaturation leading to changes in their 3D structure which can affect their activity or even render them inactive। कह रहा कुछ एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे उनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। एंजाइम्स में एग्रीगेट और प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन फर्दर रिड्यूसिंग देयर एक्टिविटी, ठीक है, कि एंजाइम्स जो है या तो एग्रीगेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट कर जाते हैं सॉल्यूशन में से और अपनी एक्टिविटी को फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं। लास्ट वन इज इनएक्टिवेशन। Some enzymes may be inactivated
ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल चेंजेस और डिसरप्शन ऑफ देयर एक्टिव साइट। और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं किस वजह से, जो चेंजेस आई हैं उनकी वजह से और एक्टिव साइट की डिसरप्शन की वजह से। ठीक है, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं टेम्परेरीली जब टेम्परेचर जीरो से लेस पे हम उसको फ्रीज करेंगे, लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर रिस्टोर होगा या हाई टेम्परेचर रिस्टोर होगा तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, हाउएवर सम एंजाइम्स कैन remain stable. Some enzymes, like those from psychrophilic organisms, can remain active and stable even at low temperatures. कह रहा है लेकिन कुछ जो enzymes हैं हमारे पास वो वो क्या करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, स्टेबल रहते हैं लो टेम्परेचर्स पे भी। रीगेन एक्टिविटी अपॉन thawing, some enzymes can regain their activity while others may be irreversibly inactivated. और कह रहा है कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को रीगेन कर लेते हैं, वो टेम्परेरीली इनएक्टिव होते हैं। फ्रीजिंग कैन आल्सो हेल्प प्रिजर्व एंजाइम्स बाय reducing degradation. Freezing slows down enzymatic degradation and proteolytic activity, preserving structure. Freezing can help maintain the enzyme's native structure and conformation. It's important to note that the effects of freezing on enzymes can vary depending upon specific enzyme, its source, and freezing condition. Next question is, which protein digesting enzyme function in acidic medium? कह रहा है कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम पे फंक्शन परफॉर्म करता है? Answer is pepsin is a protein digesting enzyme that functions in an acidic medium, specifically in the stomach. कह रहा है बच्चों पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम पे काम करता है, स्पेसिफिकली स्टमक में। इट इज secreted by the chief cell in stomach lining and works best at a pH of around 1.5 to 2.5, which is the acidic environment of the stomach. कह रहा है इसको स्क्रीट कौन करता है, पेप्सिन को। इट इज इसको जो स्टमक लाइनिंग के चीफ सेल्स हैं वो स्क्रीट करते हैं और ये बेस्ट वर्क करता है पीएच ऑफ अराउंड 1.5 to 2.5 which is acidic environment. Pepsin break down protein into smaller peptide and amino acid, and its activity is enhanced by the acidic conditions in the stomach. The low pH also helps to activate पेप्सिनोजन, द इनएक्टिवेटिव प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। कह रहा है उसके अलावा अगर पीएच स्लो होगी तो जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन वो भी कन्वर्ट हो जाएगी अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। अदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सन एंड chymotrypsin function in the small intestine where the pH is more neutral to slightly alkaline around pH 7 to 8. Next question is, how enzyme lowers the activation energy? कि एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लो करते हैं? आंसर इज enzymes lower the activation energy of a reaction by, number one is binding substrate. Enzymes bind to substrate, positioning them in a way that facilitate the reaction. कह रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, उनको इस तरीके से पोजीशन करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज करते हैं जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज कन्फॉर्मेशन चेंज. Enzymes undergo a conformation change bringing reactants close together. कि enzymes एक conformational change में जाते हैं जिसकी वजह से वो reactants को क्या करते हैं, करीब ले आते हैं। Strain and distortion. Enzymes induce strain and distortion in substrate, making it easier for them to react. कि कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट है उसमें ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो उनके लिए इजी होता है रिएक्ट करना। Providing alternative reaction pathway. Enzyme offer an alternative reaction pathway with a lower activation energy. उसके अलावा enzymes क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव यानी मुतबादल रिएक्शन का पाथवे प्रोवाइड करते हैं with low activation energy. Stabilizing transition state. Enzymes stabilize the transition state, reducing the energy required for the reaction to occur. बच्चों सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बनने से पहले ना बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी आती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एंजाइम्स जो उस ट्रांजिशन स्टेट है उसको क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन के लिए उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फैसिलिटेटिंग प्रोटॉन ट्रांसफर. एंजाइम्स फैसिलिटेट प्रोटॉन ट्रांसफर व्हिच कैन बी अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन मेनी रिएक्शंस. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग रिएक्शन एंट्रोपी.
Enzymes reduce the entropy of reaction, making it more likely to occur. कह रहा है कि जो एंजाइम्स है वो रिएक्शन इंट्रोपी जो है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं यानी कम कर देते हैं, और उसको मेकिंग इट मोर लाइकली टू occur, और उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं उस रिएक्शन के होने के. By lowering the activation energy, enzymes increase the reaction rate, allowing the reaction to occur faster and more efficiently. कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं और अलाउ करते हैं रिएक्शन को कि वो जल्दी से हो और एफिशिएंटली हो. This enable enzyme to catalyze reactions that would otherwise be too slow or require too much energy. कह रहा है कि ये एंजाइम्स जो है वो इनेबल करते हैं रिएक्शंस को कि वो जल्दी से हों, कैटलाइज उनको फास्टली करता है, अदरवाइज वो जो रिएक्शन इतने स्लो हैं कि दे वुड टेक मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट. ठीक है, सो दे कैटलाइज द रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई आर एंजाइम्स स्पेसिफिक एंड व्हाई कांट ईच वन स्पीड अप मेनी डिफरेंट रिएक्शंस. कह रहे हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होते हैं और व्हाई जो एक है वो डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप नहीं कर सकता. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक because of their unique. Number one point is active site shape. Each enzyme has a distinct active site that fits only specific substrate like a key fitting a lock. कह रहा है हर एंजाइम की एक डिस्टिंक्ट एक्टिव साइट होती है जो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के को फिट आती है, लाइक अ की फिटिंग, लाइक जैसे कि एक की एक लॉक को फिट आती है. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज. एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक chemical groups that interact with substrate facilitating the reaction. Binding properties. Enzyme bind substrates in a specific orientation, positioning them for the reaction. This specificity ensures that each enzyme catalyzes only one reaction. Enzymes are designed to facilitate a single reaction, minimizing unwanted side reactions. Avoids non-specific interactions. Specificity prevents enzymes from interacting with non-substrate molecules, reducing interference. Optimizes reaction conditions. Enzymes create an optimal environment for their specific reaction, maximizing efficiency. If an enzyme were to speed up many different reactions, it would lose efficiency. Non-specific interactions would reduce the enzyme's overall efficiency, increase errors. Unwanted side actions could occur, leading to incorrect products, disrupt cellular processes. Non-specific enzyme activity could disrupt delicate cellular processes. Enzyme specificity ensures precise control over metabolic pathway, allowing cells to maintain homeostasis and regulate complex processes. कह रहे बच्चों जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है ये इंश्योर कराती है यानी यकीनी बनाती है प्रिसाइज कंट्रोल कि मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर एक कंट्रोल होता है प्रिसाइज, और सेल्स को लो करती है कि होमोस्टेसिस को वो मेंटेन करे और रेगुलेट करे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Why small quantity of enzyme is enough for catalyzing large number of substrate molecule into product. कह रहा बच्चों की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम क्यों इनफ होती है कि एक लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ये बच्चों हमने पीछे भी पढ़ा था, इसलिए कि हमने कहा था कि जो एंजाइम्स होते हैं कि वो रिएक्शन में जो होते हैं ना वो कहते हैं खुद मॉडिफाई नहीं होते, चेंज होते हैं, और एंड द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं दोबारा अवेलेबल होते हैं, हम उनको रीयूज कर सकते हैं. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम is enough for catalyzing a large number of substrate molecule into product because enzymes are reusable. क्योंकि जो enzymes है वो reusable होते हैं कि हम उनको again and again यूज कर सकते हैं. Enzymes can catalyze multiple reactions without being consumed or altered. कह रहा है enzymes क्या कर सकते हैं, multiple reactions को catalyze कर सकते हैं खुद यूज कंज्यूम यानी यूज हुए बगैर या चेंज हुए बगैर. Enzymes work in cycle. Enzymes bind substrate, catalyze reaction, release product and repeat the cycle. कह रहे हैं जो एंजाइम है साइकिल में वर्क करते हैं, यानी क्या करते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको रिलीज करते हैं और ये साइकिल दोबारा रिपीट करते हैं, यानी दोबारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, दोबारा रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, दोबारा प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं और दोबारा. ठीक है, तो ये क्या करते हैं साइकिल में काम करते हैं. हाई टर्नओवर नंबर. एंजाइम्स कैन कैटालाइज 1000 to million ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड. उसके अलावा क्या कर एंजाइम्स जो हैं थाउजेंड्स से लेकर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस जो है उनको कैटालाइज कर सकते हैं एक सेकंड में. लो एंजाइम सबस्ट्रेट रेशियो.
only a small amount of enzyme is needed to catalyze a large number of substrate molecule. उसके अलावा कह रहा है enzyme substrate जो रेशियो है वो लो होती है, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ enzyme से रिक्वायर्ड होती है एक लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज enzyme substrate complex formation. Enzymes form complexes with substrates, positioning them for efficient catalysis. Rapid product release. Enzymes quickly release products, allowing them to bind new substrate molecules. कह रहा है बच्चों कि enzymes जो जल्दी से products रिलीज कर देते हैं और allow करते हैं कि नए सबस्ट्रेट उनके साथ बाइंड कर सकें. This enables a small amount of enzyme to catalyze a large number of reactions, maintain high reaction rate, efficiently convert substrate to product. This property of known enzyme is known as catalytic efficiency or turnover efficiency. Next question is question number 9. According to induced fit model, the active site is flexible. Does it mean that any substrate can attach with this flexible active site? If not, then explain. कह रहे बच्चों जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में दो हमने मॉडल पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल, एक पढ़ा था हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वो रिजिड होती है, वो पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकती है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो रिजिड नहीं होती, रेदर वो फ्लेक्सिबल होती है. तो कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है. इसका मतलब है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड कर सकता है, अगर नहीं तो एक्सप्लेन करें. अकॉर्डिंग टू दी induced fit model, the active site is flexible, but it's not a completely open or random structure. The flexibility allows the active site to adapt to the substrate, but it still has a specific shape and chemical properties that determine its substrate specificity. कह रहा बच्चों कि एक्टिव साइट होती फ्लेक्सिबल है लेकिन वो कम्प्लीटली ओपन या रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक्टिव साइट की वो लो करती है कि वो सबस्ट्रेट को अडॉप्ट कर सके, बट इट हैज स्टिल हैज अ स्पेसिफिक शेप. फिर भी उसकी एक स्पेसिफिक शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डिटरमाइन करती हैं सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी के कौन सा सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेगा. द इंड्यूस्ड फिट मॉडल सजेस्ट दैट द एक्टिव साइट इज इनिशियली इन ओपन और रिलैक्स्ड कन्फर्मेशन. When the substrate bind, the active site adapt to fit the substrate shape, creating a snug and precise binding. This adaptation induces a conformational change in the enzyme, positioning the substrate for catalysis. However, this flexibility has limits. कि कह रहा है इस flexibility की limits हैं, and not any substrate can attach to flexible active site. The active site flexibility is tailored to accommodate specific substrates and its chemical properties such as hydrogen bonding sites, electrostatic charges, hydrophobic regions are designed to interact with specific functional groups on the substrate. The induced fit model still maintains a high degree of substrate specificity, ensuring that the enzyme catalyzes the intended direction. The flexibility of the active site allows for fine-tuning of substrate binding, accommodation of slight variations in substrate structure, optimization of catalytic efficiency, but it's not a completely open door and the enzyme remains specific to its intended substrate. Next question is question number 10. Sketch the structure of ATP. बच्चों आपने ATP का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है. तो आपने पढ़ा हम RAD के जो ATP है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं. एक 5 कार्बन राइबोज शुगर होती है, एक एडिनिन नाइट्रोजनस बेस होती है और ये 3 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं. तो ये स्ट्रक्चर देखिए नीचे ड्रा किया हुआ है. सेंटर में आप देखें 5 कार्बन वाली एक राइबोज शुगर है. फिर इस साइड पे देखें आप एक एडिनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच है और उस साइड पे देखिए 3 फास्फेट ग्रुप अटैच है. तो ये बच्चों आपने ड्रा करना है. ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आ भी जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. राइट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन. कह रहा बच्चों ये जो तीन प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, कह रहा है इनकी इक्वेशन लिखें. तो सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बच्चों हमने पढ़ी हुई, आपने सिंपल लिख देना है. फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों के प्लांट जो होता है CO2 और H2O लेता है और क्या बना देता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो 6CO2 प्लस 6H2O
plus light energy gives us C6H12O6 glucose plus 6O2. नेक्स्ट हमारे पास उसने पूछा है फर्मेंटेशन की। तो इसमें अच्छा इसमें उसने इक्वेशन पूछा तो आपने जस्ट इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल यीस्ट फर्मेंटेशन, तो इसमें फर्मेंटेशन की इक्वेशन क्या है बच्चों, C6H12O6 ग्लूकोज गिव्स अस 2C2H5OH यानी 2 molecules of ethanol plus 2CO2. Next one is aerobic respiration. C6H12O6 glucose plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus ATP energy. Note, ATP is not a direct product but rather energy is generated from in the form of ATP during aerobic respiration. कह रहा है जो ATP है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है एरोबिक रिस्पायरेशन का, बट जो एनर्जी जनरेट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 which is name the products of aerobic respiration in muscle cells। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू इन मसल सेल्स उनके नाम लिखें। आंसर इज द प्रोडक्ट्स ऑफ anaerobic respiration in muscle cells are two products. Number one is lactic acid C3H6O3 and ATP energy. In muscle cells, when oxygen is scarce, glucose is broken down to produce lactic acid and a small amount of ATP through anaerobic glycolysis. This process occurs in the cytosol of muscle cells and helps generate energy quickly, but is less efficient than aerobic respiration. The equation for anaerobic respiration in muscle cells is C6H12O6 glucose gives us 2C3H6O3 lactic acid plus 2 molecules of ATP energy. Next is question number 13. Why a part of photosynthesis is called dark reaction? के एक पार्ट जो फोटोसिंथेसिस को हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? बच्चों हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने कहा था दो फेजेस हैं इसके, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कह रहे जो एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस उसको हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड सो बिकॉज दे डोंट रिक्वायर लाइट, कि सबसे पहले इसलिए हम उनको डार्क रिएक्शंस कहते हैं कि उनको लाइट रिक्वायर नहीं होती। अनलाइक द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन व्हिच अकर इन थैलाकाइड एंड रिक्वायर लाइट एनर्जी, द डार्क रिएक्शन अकर इन स्टोमा एंड डोंट नीड लाइट। ठीक है, कह रहा है बच्चों ये जो डार्क रिएक्शंस हैं ये स्टोमा में होते हैं और इनको लाइट रिक्वायर नहीं होती, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज अकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, these action can take place even when light is not present such as night or in deep water। कह रहा बच्चों ये जो रिएक्शंस है ये तब भी हो सकते हैं जब लाइट प्रेजेंट ना हो, जैसे कि नाइट में, रात में और डीप वाटर में भी, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज यूज द एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड NADPH। द डार्क रिएक्शन यूज द एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस्ड इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टू कन्वर्ट CO2 into glucose। नेक्स्ट इज द डार्क रिएक्शंस आल्सो नोन एज Calvin cycle are a series of enzyme catalyzed reaction that fix CO2 into organic molecule producing glucose। कह रहा बच्चों डार्क रिएक्शंस को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और ये क्या है, एक सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें हम CO2 को फिक्स करते हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 which is how photosynthesis and aerobic respiration are interlinked with each other। कह रहा है फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रिस्पायरेशन एक साथ कैसे इंटरलिंक है। फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रिस्पायरेशन आर इंटरलिंक्ड इन द फॉलोइंग वेज। Oxygen and carbon dioxide cycle. Photosynthesis produces oxygen as byproduct which is then used in aerobic respiration. Conversely, aerobic respiration produces carbon dioxide as a waste product which is used by photosynthesis। कह रहा बच्चों फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज बाय प्रोडक्ट, वो यूज कर लेती है एरोबिक रिस्पायरेशन, और अपोजिटली कहता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और वो यूज कौन कर लेता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज ग्लूकोज प्रोडक्शन and consumption. Photosynthesis produces glucose C6H12O6 which is then consumed by aerobic respiration to produce energy. Energy transfer. Energy from sunlight is captured during photosynthesis and stored in glucose. Aerobic respiration releases this energy from glucose making it available to cells.
Next is electron transport chain. Both processes use electron transport chain to generate energy. In photosynthesis, it's used to produce ATP and NADPH, while in aerobic respiration, it is used to produce ATP. Next is redox reactions. Both processes where electrons are transferred from one molecule to another. In summary, photosynthesis and aerobic respiration are interdependent processes that exchange oxygen and carbon dioxide, produce and consume glucose, transfer energy from sunlight to cells, use electron transport chain and redox reactions. This interlinking ensures a continuous cycle of energy production and consumption in living organisms. So students, हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.